मैं ऋचा अशोक अनुरागी दद्दू की चौपाल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साहित्य और सांस्कृतिक जगत के दिलचस्प किस्सों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं सर्वश्री राजेश जोशी जी, संतोष चौबे जी, अली अब्बास उम्मीद साहब और मनोज कुलकर्णी जी। आप सबका स्वागत है दद्दू की चौपाल में। तो दद्दू की चौपाल ने 2 साल में 40 एपिसोड्स बना लिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी जी। क्योंकि मैं जिन हालातों में हूँ उसमें अकेले रह के इतना काम कर पा रहा हूँ केवल दोस्तों की वजह से मुमकिन हुआ। जी। और हिंदी पट्टी की ये बहुत ही लोकप्रिय चौपाल बन गई। तो राजेश जी, 1-2 कविताएं सुना। अच्छा, तो जी, मैं ही ओपनिंग बैट्समैन मैं ही हूँ। ओपनिंग राजेश की आवाज नहीं आ रही। जी जी। तो सबको नमस्कार और मेरी ओर से भी सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जो हमारे दद्दू हैं वो एक समय में मेरे गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोस्त तो आज भी हैं, लेकिन स्कूल के समय में बहुत गहरे दोस्त थे। भोपाल के समय में थिएटर भी उनके साथ किया और बहुत ही लाइवली और बहुत अच्छे मित्र देवकांत हमारे रहे। हम लोग चिंतित रहते थे, आज उनको देख के फिर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब थोड़ी आगे वाली उम्र की कुछ कविताएं उनको आज समर्पित करता हूँ, सुनाता हूँ, आप सबको भी सुनाता हूँ। जी जी। कविताएं पहले बहुत छोटी और एक ट्विन कविता सुनाऊंगा जो एक दूसरे के बरक्स खड़ी कविताएं हैं। जी जी। तो जब हम लोग 50 साल के हुए उस समय ये कविता 3-4 कविताएं छोटी छोटी लिखी गई। पहली कविता का नाम है सुई। धागा सुई में डाला जैसे हर बार, डालती होगी फुर्ती से आर पार, पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग। सुई अलग थी, धागा अलग। हाथ धीरे से कांपा दिल। अभी कुछ ना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा। अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा। कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा। अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार, कहाँ बन पाया है अपना ठीक ठीक सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के पोर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु। अद्भुत संतुलन के साथ, उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था आंसू, गिरा कि अब गिरा। बहुत अच्छे चौबे जी। वाह 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 वाह। संतोष चौबे जी, बहुत अच्छी कविता आपने को। जी जी। और अपनी उम्र के एतबार से जी जी। तो ये छोटी छोटी कविताएं और इसी इसी संदर्भ में असल में सत्यजीत रे ने ये बात कही है कि जब आप 50 पे पहुंचते हैं तो एक तरह का पुनर्विचार आप शुरू करते हैं। तो ये एक तरह की पुनर्विचार की भी कविता है। दूसरी कविता बहुत छोटी छोटी कविता है। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर को आप अस्तित्ववादी कविता भी मान सकते हैं। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। तो ये थी दूसरी कविता। वाह वाह। थोड़ा बहुत, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके 2-3 मायने निकल जाते हैं। जी जी जी।
थोड़ा हूँ थोड़ा जीवन बाहर। के अंदर, थोड़ा बाहर। जी जी मतलब ये इसको अस्तित्ववादी कविता कह रहे हैं, मैं इसको अध्यात्मवादी कविता कह रहा हूँ जी 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 बिल्कुल। मेरे नजर से। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूँ थोड़ा बाहर। दिखता हूँ पर रहता हूँ गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूँ थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूँ थोड़ा बाहर। तो मैं दद्दू से पूछूं कि दद्दू एक आध कविता और सुनाऊं? अरे मजा आ रहा, मजा आ रहा, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मैं जिसको ट्विन कविता कह रहा था वो सुनाता हूं, पर उसके पहले एक बहुत छोटी सी कविता। इसका नाम है क्रांतिकारी। फिर उसने क्रांति की बात की, फिर उसने बदलाव का प्रश्न उठाया, फिर उसने दाढ़ी बढ़ाई, फिर उसने कुर्ता पहना, फिर उसने परियोजनाएं ली, फिर वह मोटा हुआ। अब आप ही बताएं, इस तरह वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ? वाह वाह, वाह। ये तो एक व्यंग्य कविता हो गई। जी। अब ये थोड़ी सी गंभीर कविताएं दो सुन लीजिए। ये हाल की लिखी हुई कविताएं। ये मेरी बहन का देहांत हुआ तो उसके बाद लिखी गई दो कविताएं हैं। पुरानी स्त्री की कविता। पुरानी स्त्री की कविता उसके मन में रहती है, मन में रहती है बचपन की धुंधली सी याद, जैसे ओस में नहाए शीशे से झांकती कोई तस्वीर, माँ का उदास चेहरा और उस चेहरे के पीछे छुपे अगाध प्रेम और अतिशय चिंता, शाला के दिनों की सहेलियां और उनके साथ गुजरे बेसुध दिन, प्रथम प्रेम का गहरा अवसाद और प्रेमी का भूलता सा चित्र, संदूक की तह में रखी कुछ चिट्ठियां और पुरानी किताबों के सफ़ों में दबे कुछ पत्र, नवविवाहित पति से पहले पहल किए प्यार की लहराती लपट और फिर उसके क्रमशः दूर जाने के सारे छल कपट, तमाम कठिनाइयों के बीच चलती जिंदगी और जिंदगी के छोटे बड़े संघर्ष, गिरने उठने बिखरने सिमटने के कई कई दृश्य और उन दृश्यों के बीच उभरता आत्मा का उत्कर्ष। अपनी माँ की तरह वो भी करती है अपने बच्चों की चिंता, मनाती है उनके साथ खुशी और इस तरह रखती है हवा की तरह हल्का। वाह। ढूंढती है अपने ही मन में अपने रहने के लिए एक स्वायत्त जगह और फिर इसी दुनिया में लौट आती है। पुरानी स्त्री की कविता मृत्यु पर्यंत उसके मन में ही रही आती है। बस पढ़ सकते हैं आप उसे किसी दिन, जब वो गुनगुनी धूप में अकेला बैठने के लिए बरामदे में कुर्सी बिछाती है, या बचपन की किसी सहेली से बरसों बाद मिलने पर बोलती बतियाती है, जब कठिनाइयों के सामने वो चट्टान सी तन जाती है, या असीम दुख के क्षणों में सबसे छुपकर किसी कोने में दो बूंद वाह बस वाह वाह। ऐसे कुछ लम्हों को छोड़ पुरानी स्त्री की कविता कहीं लिखी नहीं जाती है, वो तो बस उसके मन में ही रही आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। बहुत सुंदर कविता। तो इसका बस अंतिम इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो पढ़ के, इसकी ट्विन कविता है, दूसरी है नई स्त्री की कविता। जो अभी हमने सुनाया वो पुरानी स्त्री की कविता थी, अब नई स्त्री की कविता। नई स्त्री की कविता उसकी आंखों में रहती है। नई स्त्री की कविता उसकी आंखों में रहती है। आंखों में रहते हैं सपने, सपनों को पूरा करने की आशा। शायद आशा ही बदलती है अद्भुत रोशनी में और रहकर चमकती है उन आंखों से। अभी बाकी था दुनिया को जीतना, बाकी था डूबना प्रेम में, बाकी था प्रथम प्रेम का हास्यास्पद अटपटापन और उसके साथ जीवन गुजारने की आकांक्षा।
कभी लगता कविता उसकी देह में है जब वो चलती लहराकर नदी की तरह या खिलखिलाती सुबह की उजास की तरह। कविता उसकी देह से निकल सबूर बिखर जाती। कभी लगता कविता उसके दिमाग में है जब वो दुनिया के बारे में पाए पहले पहले संज्ञान को सलीके और बुद्धिमानी से सबके सामने रखती नजर आती। जब वो जीत रही होती दुनिया तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच लहराती परचम अपनी नौकरी, सफलता और प्रसिद्धि के, तब वो साक्षात कविता ही नजर आती। अब ये कहना शायद गद्यात्मक होगा कि प्रत्येक नई स्त्री को कभी न कभी तब्दील होना ही पड़ता है पुरानी स्त्री में। कितना भी छुपाएं ये पुरानापन उसकी आंखों से झांकता है जिनसे झलकती थी कभी झिलमिल रोशनी। फिर एक बार कविता देगी गद्य को चुनौती, फिर आएगी एक और नई स्त्री बिल्कुल ताजा कविता की तरह। वाह वाह वाह, वाह बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। वाह वाह। अब मैं आप लोगों का तारुफ राजेश जोशी से करवाता हूँ। राजेश जोशी से जब मेरा परिचय उन दिनों में है जिन दिनों ये नाटक में अभिनय करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश जोशी अच्छे अभिनेता हैं। 73-74 की बात होगी। राजेंद्र गुप्ता को बुलवाया था हम लोगों ने भोपाल में। उनने अंधों का हाथी किया था और सबसे बड़ा सवाल में भविष्य के दो महान कवि थे, वेणुगोपाल और राजेश जोशी। वाह इन्होंने अभिनय किया था। वाह इनके साथ इस खादिम को भी रोल मिला था। इरफाना शरद भी थी उसमें और राजेश जोशी ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। मुझे लगता है वो उनका पहला और अंतिम अभिनीत नाटक तो मैं राजेश जोशी जी से गुजारिश करूंगा कि एक दो बढ़िया कविता सुना दें। चलिए दो कविताएं सुनाता हूँ। जी स्वागत है सर, स्वागत है। ये कविता है गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुके हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां, घोंगे और केकड़े पड़े और हवा दुर्गंध से भर गई है। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था, जिसका विलोम प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक दिया है उससे कूड़े की ढेर पर। और एक कविता और बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी की ये अलग किस्म की कविता है और ये मुझे इसलिए पसंद आई, थोड़ी थोड़ी ये डायरेक्ट पोएट्री है। जी ये दूसरी कविता है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं। धूप को विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ। क्या बात है, वाह सर। विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ तो नीम की हरी पत्तियां अपनी कड़वाहट उली देने को आतुर है मेरी जबान पर। फूले रखे हैं चिया के बीच, पानी में फूले रखे हैं चिया के बीच। आंगन की तुलसी एक छोटी सी शीशी में रखी है अर्क बनकर। पूर्वज कवि
छायावादी कविता में दोह चुके प्रकृति का सारा सौंदर्य, हम क्या करें। पूर्वज कवि छायावादी कविता में दोह चुके प्रकृति का सारा सौंदर्य, हम क्या करें इस अद्भुत करिश्मों से भरी प्रकृति का, जो विटामिन और दवाओं में बदल दी गई है हमारे। विटामिन और दवाओं, वाह। हल्दी का प्यारा पीला रंग एक एंटीसेप्टिक की तरह नजर आता है। हल्दी का प्यारा पीला रंग एक एंटीसेप्टिक की तरह नजर आता है। कच्चे नारियल पर कान लगाकर सुनना चाहता हूँ समुद्र को, लेकिन सुनाई देती है मेरे डॉक्टर की आवाज, आपके खून में कम हो गया है पोटेशियम। रोज कम से कम एक नारियल पीना है आपको। अलसी, मेथी, जीरा, दालचीनी और भी जाने क्या क्या, सब कुछ तो बदल गया है देह के लिए किसी ना किसी लाभ में। ओ मेरे आदि कवि, ओ मेरे आदि कवि, तुम तो पूरी धरती को हथेली पर रखे आंवले की तरह देख लेते थे। ओ मेरे आदि कवि, तुम तो पूरी धरती को हथेली पर रखे आंवले की तरह देख लेते थे। एक मैं हूँ 21वीं सदी का मारा कवि, कि आंवला च्यवनप्राश में बदल गया है मेरे। ओ प्रकृति, तेरे अचंभों से पैदा किए हमने कितने सारे देवता। तेरी आकस्मिकताओं और लुके छिपे रहस्यों से पैदा किए हमने कितने जादू टोने। हाय, लेकिन तेरी इस माया का क्या करें, जहां तू ही महामारी है और तू ही दवा भी। हम अपने डर को लेकर कहाँ भागें, कहाँ जाएं, तुझसे बाहर जाने का कोई दरवाजा। वाह बाहर जाने वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, बढ़िया। अब मैं आपका तारुफ अली अब्बास उम्मीद साहब से करवाता हूँ। अली अब्बास उम्मीद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं और मध्य प्रदेश कलमकार परिषद जैसी संस्था को इनने पूरे देश में फैलाने का काम किया और काफी अच्छे से और सलीके से किया है। और नए नए शायरों को सिखाने पढ़ाने का भी काम करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये भोपाली हैं और खांटी भोपाली हैं। और मेरी इनसे फेसबुक के दौरान मुलाकात हुई और बहुत गहरे अच्छे दोस्त हैं। कल जब मैंने इन्हें बताया कि साहब एक बंदा कम पड़ गया है, तो बोले मुझे फिलर के रूप में यूज कर रहे हो। मैंने कहा नहीं ठाकुर, दोस्ती दोस्त के काम आता है। वो तुरंत हाजिर हो गए। तो अली अब्बास साहब, जी हाँ, फरमाइए। अब क्या हुक्म है? हुक्म क्या, आपके सामने दो कविताएं पढ़ी गई, दो कवि कविताएं पढ़ के चले गए और आप ऐसे ही बैठे। ठाकुर ये तो बहुत मैं सुन के उनको नहीं, मैं तो उसमें विचार कर रहा हूँ ना कि क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। एक नहीं, गजल नहीं, आप अब मैं मुझसे एक सुनिए। गजल पेश कीजिए आप। अच्छा, कभी ऐसा कविता नहीं सुनाऊं? कविता जो आपकी मर्जी हो। नहीं नहीं, पहले तो आप एक छोटी सी कविता है ये हमारा अभी राजेश जी ने जो पढ़ा जी, तो बहुत छोटी सी नज़्म है। उसका उन्वान है निर्वाण। निर्वाण। जब मैं था तब मेरी नाकामी जाती थी। तब मेरी नाकामी जाती थी, मेरी तन्हाई मेरी थी। मेरे सब दुख बस मेरे थे, लेकिन जब से मैंने दर्द के फैले सहरा में गम के बिखरे दर्रों में आंसू के उलझे कतरों में मैं को खोकर हम पाया है। तब से ये महसूस हुआ है मैं सारी दुनिया का हूँ और सारी दुनिया मेरी है। मैं सारी दुनिया का हूँ और सारी दुनिया मेरी है। जी जी, बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और चूंकि आपने गजल के बारे में कहा है
तो मुलाजा हो कुछ शेर गजल के भी मतलब देखिएगा कि वो मेरे साथ चला था मगर तकान में था, वो मेरे साथ चला था मगर थकान में था। यही तो फर्क मेरे उसके दरमियान में था, यही तो फर्क मेरे उसके दरमियान में था। और आज के जो मौजूदा हालात उन पे शेर देखें कि उदास नस्ल इसी सोच में बिखरती रही, उदास नस्ल इसी सोच में बिखरती रही कि नसीब उनका कहीं दूर आसमान में था, नसीब उनका कहीं दूर आसमान में था। और एक शेर चूंकि आपने भोपाली कह दिया, हालांकि मैं बनारसी हूँ, हाँ जी, लेकिन फिर भी मुलाजा हो कि तमाम रिश्ते वही हैं, तमाम रिश्ते वही हैं, तमाम रस्में भी, तमाम रिश्ते वही हैं, तमाम रस्में भी, बस एक खुलूस नहीं है जो पानदान में था। वाह 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 बस वाह वाह शुक्रिया वाह। आपका, शुक्रिया कि तमाम रिश्ते वही है, तमाम रस्में भी, बस एक खुलूस नहीं है जो पानदान में था, बस एक खुलूस। और शेर देखे कि उसी की याद में जीते हैं आज तक सब लोग, उसी की याद में जीते हैं आज तक सब लोग, वो एक फर्द यगाना जो खानदान में था, वो एक फर्द नवाजिश, वो एक फर्द यगाना जो खानदान में था, यही तो फर्क मेरे उसके दरमियान में था। और मैं सभी अपने दोस्तों को हूँ, मित्रों को हूँ, जो भी कह दीजिए, या सुनने वाले या मुझसे बड़े हों जो, या छोटे हों, तो सबसे इस शेर पे खासतौर से तवज्जो चाहूंगा। तमाम शहर था ख्वाबों की तेज बारिश में, तमाम शहर था ख्वाबों की तेज बारिश में, मैं अपनी जात के जलते हुए मकान में था, मैं अपनी जात के जलते हुए मकान में था, मैं अपनी जात, शुक्रिया आपका। मैं अब दुश्वारी ये हुई, पिछले दिनों मैंने एक जगह ये पढ़ दिया, तो एक साहब है हिंदी के बड़े कवि, उन्होंने कहा साहब आपने जात पात की बात कर दी है इसमें, तो मैंने कहा भाई चूंकि आप जात का मतलब नहीं समझते, आप जाति समझ रहे हैं इसको, जाति और जात में फर्क हुआ करता है, तो इसलिए मैंने वजाहत कर दी। हमारे बकियत लोग तो सुन रहे होंगे, नहीं मुझे कहना जरूर था कि ये इस लेवल के लोग आजकल कवि लिख रहे हैं, 40-40 किताबें अमेरिका में बैठ के लिख रहे हैं और यहाँ भेजते रहते हैं हमको कि पुत्र के यहाँ आया हुआ हूँ। और तो इस तरह के जो लोग हैं, यह सोसाइटी के लिए मेरा ख्याल एक बदनुमा दाग है कि उन्होंने मेरे शेर को सुनते ही कहा आपने जात कह के जाति पात की बात कर दी है।
मैं ये शेर फिर पढ़ना चाहूंगा ताकि आप इस पर गौर करें कि तमाम शहर था ख्वाबों की तेज बारिश में, मैं अपनी जात के जलते हुए मकान में था, मैं अपनी जात के और हकीकतों को पलट कर वो देखता कैसे, हकीकतों को पलट कर वो देखता कैसे, कि लम्हा लम्हा के लम्हा लम्हा बिखरना तो आन बान में था, कि लम्हा लम्हा बिखरना तो आन बान में था, बताता कैसे, बताता कैसे वो मौसम का कारोबार हमें। मेरा ख्याल है कि आज भी जो मैं कह रहा हूं आज के लिहाज से भी सोचे कि बताता कैसे वो मौसम का कारोबार हमें, अरे परिंदा खुद ही छुपा जब के साएबान में था, परिंदा खुद ही छुपा जब के साएबान में था, क्या मासूमियत है। वो मेरी सांसों में बस कर भी दूर दूर रहा। हमारे संतोष चौबे जी ने कहा था 50 के बाद वाली बात, मैं इसे 80 तक ले जाता हूँ। और इस शेर को देखें कि वो मेरी सांसों में बस कर भी दूर दूर रहा, अरे मुझे यकीन था लेकिन वही गुमान में था, मुझे यकीन था लेकिन वही गुमान में था। और मकता है कि हमारी नींदों में उम्मीद चुभ रहा है अभी, हमारी नींदों में उम्मीद चुभ रहा है अभी, तेरे ख्यालों का वो तीर जो कमान में था, तेरे ख्यालों का वो तीर जो कमान में था, जो माशाअल्लाह, कमान। नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया खूब, आप तमाम बहुत हजरात का, जो मुत्तफिक हूँ जो ना मुत्तफिक हूँ सबका शुक्रिया। जी जी स्वागत। अब देखिए बातचीत उस नौजवान के तरफ ले जाता हूँ जो हम सब में सबसे यंग है, मनोज कुलकर्णी। मनोज कुलकर्णी से मेरी मुलाकात किशोर उमरेकर ने करवाई। किशोर उमरेकर जो देश के बहुत ख्यातिनाम चित्रकार थे, हम और संतोष चौबे के सहपाठी थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तभी से बहुत अच्छे चित्र बनाते थे। बाद में मनोज कुलकर्णी जब मिले किशोर उमरेकर के साथ मिले, जब मिले किशोर उमरेकर के साथ मिले, तो किशोर उमरेकर के माध्यम से मनोज जी से मेरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे सभा गोष्ठियों में मनोज जी मिलते रहे, फिर कभी हंस में कभी कथा देश में मनोज जी की कहानियां मिलती रही। तो अब जैसे सबने कविताएं पढ़ दी हैं, अगर मैं मनोज जी से कहूंगा कहानी पढ़ दें तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं मनोज जी से मुद्दे पे आता हूँ। साहित्य और संस्कृति जगत के दिलचस्प किस्से एक दो सुना दीजिए आप। ये बहुत हथौड़ा आदमी भी है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेखक संगठन की गोष्ठी में बड़ा सीरियस सा दिखने वाला नौजवान आपको हंसता हंसाता दिखेगा, मजा आएगा। लुत्फ लीजिए इनके संस्मरणों का। स्वागत मनोज जी। शुक्रिया देवकांत भाई। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने दद्दू की चौपाल में बुलाया। आपने जब जब मुझे आमंत्रित किया तब तब कुछ ऐसा प्रसंग आया कि वो नहीं हो पाया, लेकिन अंततः आज हुआ और बड़ी सुखद मौका है कि मेरे साथ जो
लोग शामिल हैं, सारे मेरे अग्रज हैं, और जिस मसले पे हम लोग यानी बतियाने वाले हैं कि साहित्य और संस्कृति के दिलचस्प किस्से, तो सारे साथी मुझसे वरिष्ठ हैं और उनका अनुभव निश्चित रूप से मुझसे अधिक व्यापक और गहरा भी है, और बहुत ज्यादा उनके पास ऐसे किस्से होंगे। लेकिन दिलचस्प किस्सों की बात चली है, तो चूंकि जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि साहित्य या संस्कृति की मैं उस धारा में भरोसा करता हूं जो जो कला को या संस्कृति ने कला को, साहित्य को, कला के तमाम विधाओं को जनता के साथ यानी जनता की बात करने में भरोसा करती है और जनता के साथ एक किस्म का संबंध स्थापित करना चाहती है, जनता के मुद्दों को उठाना चाहती है, जनता के संघर्षों की बात करना चाहती है, जनता की उम्मीदों की बात करना चाहती है, उनके सपनों के बारे में बात करना चाहती है। और जिन मित्र का आपने अभी जिक्र किया, किशोर उमरेकर, वे मेरे अग्रज थे और उज्जैन में जिस संस्थान में मैं पढ़ता था उसमें वे मुझसे कोई 10 बरस यानी मुझसे 10 साल वे सीनियर थे, लेकिन वे एक बड़े दिलचस्प और बड़े जिंदादिल आदमी थे, और उनके साथ खास तौर से चित्रकला, यानी उनकी एक चिंता थी कि चित्रकला को हम कैसे जनता के साथ जोड़े, क्योंकि खास तौर से यानी साहित्य तो फिर भी अपेक्षाकृत छोटी जगहों पे भी लिखा पढ़ा जा सकता है, लेकिन चित्रकला के साथ ये दिक्कत थी कि चित्रकला की जो उसका सिस्टम है पूरा, वो महानगरों से केंद्रित होता है और लगभग गैलरियों से केंद्रित होता है, और अब अगर हम जनता की बात कर रहे हैं तो जनता तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो इस तरह से 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद एक विचार बना था कि किस तरह से हम ये कोशिश करें कि हम जनता यानी जो जनता के दुख हैं, कष्ट हैं, संघर्ष हैं और उनकी जीत भी, उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो उसके लिए एक समूह बनाया था जिसका नाम था तुलिका संवाद, और तुलिका संवाद में हम कुछ चित्रकार मित्र थे। तो हम लोग पहले सब दूर की गैलरीज में हम अपनी एग्जीबिशंस कर रहे थे, लेकिन कैसे हम, और खासतौर से अक्सर ये होता था कि जब आप नुक्कड़ नुमाइशें लगाते हैं तो कुछ साधारण किस्म की चीजें ले जाते हैं, लेकिन चिंता इस बात की थी जो समकालीन कला है, समकालीन कला के मुद्दे हैं, और उस मुहावरे में जो बात कही जा रही है उसको हम जनता तक कैसे ले जाएं। तो इसको लेकर हम लोग कुछ चिंता करते रहे, और 1985 से कुछ नुक्कड़ नुमाइशें ऐसे बनाई कि जिनको जो फोल्डिंग थी यानी जिनको उठाकर इधर उधर प्रदर्शित किया जा सकता था, तो उसको लेकर हमने कई दौरे किए, और न केवल मध्य प्रदेश के गांव कस्बों में, शहरों में, बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी। और भोपाल में एक नुक्कड़ नाटक वालों का कुछ दल था, उनके साथ भी हम लोग जाते थे। तो इसमें एक दिलचस्प किस्सा कि कैसे अगर हम जब जनता की बात करते हैं और जनता के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, तो तब मैं उज्जैन में ही रहा करता था, और किशोर उमरेकर जो कि उज्जैन में पढ़ने के बाद भोपाल आके भोपाल में अपनी नौकरी करने लगे थे, हम सभी मित्रों के मित्र थे। उन्होंने आके 1985 की ये बात है कि उन्हें वहां पर आके ये तय हुआ कि कुछ मूर्तियां बनाई जाए, टेराकोटा में, मिट्टी में कुछ मूर्तियां बनाई जाए, और स्वाभाविक है कि वो मूर्तियां जो बनाने का तय किया था वो भोपाल गैस त्रासदी के चेहरे थे। तो 7 दिन की एक वर्कशॉप चली जिसमें उज्जैन के कुछ युवा, जिसमें मैं शामिल था और 2-3 अन्य मित्र थे। किशोर उमरेकर के नेतृत्व में हमने एक वर्कशॉप वहां पे संचालित की, और उसमें कोई 20-25 चेहरे बनाए, जो चेहरे हमारे जहन में तो भोपाल गैस त्रासदी के चेहरे थे, और इनको प्रदर्शित करने के लिए हमने उज्जैन के बीचों बीच एक जगह है घंटाघर, तो उस घंटाघर पे हम लोग ले जाकर उन चेहरों को ऐसा प्रदर्शित कर दिया। और उस समय वहां पर हम लोग के कला गुरु, विख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वाकणकर हुआ करते थे, उन्होंने एक स्केच बनाकर उस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, और इस तरह से वो जनता के बीच में शुरू हो गई। उस समय 1985 के समय में उज्जैन में कुछ मीलें हुआ करती थी, और वो शाम का समय था, तो मील छूटने का समय था, तो सैकड़ों मजदूर वहां पर साइकिल से, पैदल अपने घरों की ओर लौट रहे थे। अचानक उन्होंने जो सीढ़ियों पर जो प्रदर्शित चेहरे थे उनको देखा, और वो धीरे धीरे वहां पर देखने वालों की भीड़ बढ़ती चली गई।
दरअसल हुआ ये था कि 2 दिन पहले ही उज्जैन से कोई 20-30 किलोमीटर दूर एक जगह है भोपाल, यानी उज्जैन भोपाल रेलवे लाइन पर ताजपुर के नजदीक कोई रेल दुर्घटना हुई थी और उस रेल दुर्घटना में कुछ लोग मारे गए थे। लेकिन जनता के बीच में ये बात थी कि मारे जाने वालों की संख्या कम बताई जा रही है, जैसा कि अमूमन होता है। अब पता नहीं है हमारा जो एग्जीबिशन का उद्देश्य था वो भोपाल गैस त्रासदी था, लेकिन जनता ने उसे उससे जोड़कर देखा, यानी उन चेहरों को ताजपुर में जो रेल दुर्घटना उससे जोड़कर देखा और उसके बाद जो चर्चाएं होने लगी जनता की हमारे साथ, जनता की आपस में, उसे एक अजीब किस्म की वहां पे सुरसुरी फैलने लगी और एक किस्म की ना उत्तेजना भी फैलने लगी। तो तब तक किनारे खड़ा हुआ एक जो सिपाही था वो अचानक वो मुस्तैद हुआ, उसे अपनी ड्यूटी का ध्यान आया और उसे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने आने के साथ, जैसा कि पुलिसिया रवैया होता है, आने के साथ कुछ बड़ी डपट करते हुए कि किसने बनाए हैं ये ठीक रे और हटाओ यहाँ से, इस तरह का जो उनका अंदाज होता है उसमें उन्होंने बातचीत करना शुरू किया हम लोगों ने। लेकिन हम लोग कुछ बात करते इससे पहले ही जनता से ही कुछ लोग उन्होंने हमारी नुमाइंदगी शुरू कर दी और देखते ही देखते एक ऐसा वातावरण बना कि ये इसमें अंततः दिक्कत क्या है अगर यहाँ पर ये प्रदर्शित किया है। तो शुरुआती दौर में जो पुलिस का रुख था वो अचानक कुछ नरम पड़ा और नरम पड़ते धीरे धीरे परिस्थिति ये बनी कि वे लोग हमसे ये पेशकश करने लगे कि हम एक स्थान दे देते हैं आपको जहां आप इसको प्रदर्शित कर दीजिए। हालांकि चूंकि हमें तो उसी दिन करना था और उसके बाद किशोर उमरेकर को उसी रात को भोपाल लौटना था, हम लोग को भी अपने अपने कामों में लग जाना था, तो ये संभव नहीं था कि हम फिर से उसे प्रदर्शित करें। बाद में हमने उससे गैलरीज में प्रदर्शित किया अपने तरीके से। लेकिन जो मुख्य बात मेरे जहन में ये आ रही है कि जब हम चीजों को जनता तक ले गए तो जनता ने उससे जुड़ाव महसूस किया और वो हमारी नुमाइंदगी करने लगी। और इस तरह से हम जब प्रतिरोध की बात करते हैं, अब हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं या कला और साहित्य में जनता के मसलों की बात करते हैं, तो कैसे वो जनता से जुड़ सकती है, उसका एक ये दिलचस्प वाकया। और खासतौर से आपने जिक्र किया किशोर जी के, तो उनके साथ मेरा लंबा अनुभव था और बहुत बढ़िया मनोज जी, आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगी। अब मैं हाजिरीनों से अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं बातचीत किस दिशा की ओर ले जाना चाहता हूँ। राजेश जी गौर फरमाएं। राजेश जी के एक बड़े अभिन्न मित्र हैं राजेंद्र कोठारी, बहुत बड़े विजनरी, हिंदुस्तान को ऐसा देखते जैसा कोई नहीं देखता होगा। कुछ दिनों मुझे बेतवा अपार्टमेंट में रहने का मौका मिला। 5वीं मंजिल पे मेरी विजन थेरेपी की क्लास चलती थी। ऊपर राजेंद्र कोठारी रहते। संतोष जी उस मकान में आए भी थे। जी बिल्कुल याद है मुझे। तो राजेंद्र कोठारी जी को एक शौक था, कुत्ता पालते थे वो, जर्मन शेफर्ड। तो एक बार तजुर्बा ये हुआ, तो उन्होंने कहा देवकांत तुम समझते नहीं हो, कुत्तों के अस्पताल में जब जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। वहां नाम मालिक का लिखा जाता है और बीमारी जानवर की लिखी जाती है। मैंने पूछा कहते, बोले मेरा कुत्ता बीमार पड़ा, मैं अस्पताल गया, डॉक्टर ने पूछा नाम, तो मैंने कहा राजेंद्र कोठारी। डॉक्टर ने बीमारी लिखी, दुम में सूजन। तो मैं इस तरह की दिलचस्पियों की और बातचीत ले जा रहा हूँ। और राजेश जोशी के पास खजाना इस तरह की चीज नहीं है। अरे ये जवाहर चौक मेरे नजदीक रहते थे, मैंने सुना है इनको, बहुत टाइम बिताया। एक चीज और, ये कितने ही बड़े कवि हो लेकिन मस्खरे भी बहुत अच्छे हैं। राजेश जी इरशाद। तो वो तो कहते ही है कि चुटकुले ही प्रतिरोध का सबसे बड़ा
तरीका है। हाँ निश्चित ही। बहुत सारे Actually, क्या चुटकुलों का होता है भंडार। कि ये जो किस्से हैं ना वो तब याद आते हैं जब बहुत सारे लोग बैठे हों और फिर कोई सिलसिला निकल आए तो उसमें से किस्से इसीलिए निकलना तो शुरू हो जाते हैं। दद्दू की चौपाल होता है। इसीलिए है। हाँ तो पर वो एक्चुअली कुछ लोग सुना रहे होते तो शायद मुझे भी याद आते। मैंने सुनाया पर ना आपको। एक बहुत मजेदार किस्सा हम लोगों की जो अगली पीढ़ी थी यानी जो हम लोगों से बड़े राइटर थे जैसे शरद जोशी थे, दुष्यंत थे, शानी जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। वेणु भी मुझसे बड़ा था। तो उन लोगों के किस्से हम लोगों ने बहुत सुने यानी मतलब उन लोगों के किस्सों के हम लोग बहुत श्रोता रहे। जब शरद जोशी यहाँ से एक अखबार निकला मध्य देश नाम का और पुराने कबाड़ खाने में उसका ऑफिस होता था यानी शहर में। तो शरद जोशी जब संपादक हो गए उस मध्य देश के तो दुष्यंत जी को लगा कि कुछ हरकत तो की जाना चाहिए। मतलब दुष्यंत जी को बिना हरकत किए कोई मजा नहीं आता। एक बहुत ही अद्भुत कवि थे भोपाल में, बहुत कम लोग जानते होंगे, उनका नाम था अढ़ाऊ जी। और अढ़ाऊ जी जो थे वो लंबी लंबी कविताएं लिखते थे और रजिस्टर अपने साथ लेके चलते थे एक झोले में। और अढ़ाऊ जी दुष्यंत जी के इसलिए मित्र थे कि वो उनके रसरंजन का इंतजाम करते थे। अच्छा अच्छा। और थोड़े से अढ़ाऊ जी जैसा नाम है, आप समझ ही सकते हैं कि वो कैसे थे। तो अढ़ाऊ जी से दुष्यंत ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी कविताएं लेकर वहां मध्य देश जाओ, वहां पे शरद जोशी संपादक हो गया है। तो जैसे ही तुम कहोगे कि मेरी कविताएं मैं आपको देना चाहता हूं तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई कविताएं नहीं छपती, ये अखबार है, इसमें कोई कविता नहीं छपती। तो बिना पैसे लिए कोई कविता नहीं छापता है, उसे धीरे से 10 का नोट दे दे। तो अढ़ाऊ जी थे, अढ़ाऊ जी जैसे थे वैसे ही थे। अढ़ाऊ जी गए और उन्हें कविताएं दी शरद जोशी को। और शरद जोशी ने कहा कि क्या कविताएं, यहाँ कोई कविता नहीं छपती, ये अखबार है। तो उन्हें 10 रुपए का नोट निकाला और शरद जोशी की तरफ बढ़ाया। और 1 मिनट लगा शरद जोशी को, बोले तुम्हें दुष्यंत ने भेजा है। तो इस तरह के जो हम लोगों की पुरानी पीढ़ी थी उसमें एक नोक झोंक एक खास तरह की जी जी हरकतें जी। चलती थी। अभी जैसे ये देवकांत ने उस नाटक का जिक्र किया जो शरद जोशी का पहला नाटक था, अंधों का हाथी। अंधों का हाथी बहुत ही सक्सेसफुली खेला गया, बहुत ही सुंदर अच्छा नाटक था। उस समय अद्भुत नाटक था और पहला नाटक था शरद जोशी का। वहां से हम सब लोग नाटक देखकर काफी हाउस आते थे। न्यू मार्केट में सामने की तरफ काफी हाउस हुआ करता था। तो काफी हाउस में काफी भीड़ थी। उस समय तक ईरानी लोग बैठने लगे थे, तो हम लोग बाहर ही खड़े थे। तो दुष्यंत ने कहा, शरद तेरा आज तक का लिखा पढ़ा सब माफ, तूने जितना कचरा किया है आज तक का वो सब कुछ माफ है, तूने अद्भुत नाटक लिखा है। तो एक तरफ वो नाटक की तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ शरद जोशी टीका लगा रहे थे। तो मतलब इस तरह इन सारे लोगों में एक अजीब सा रिश्ता था जो नोक झोंक का चलता ही रहता था वेणुगोपाल के साथ और तमाम लोगों के साथ। यानी खासतौर से शरद जोशी और दुष्यंत के बीच में, शानी और दुष्यंत के बीच में, ये इन सब लोगों की काफी जी जी नोक झोंक जी। के समय थे वो। अच्छा तो एक बात और मैं बताऊं, आप ये संतोष जी है ना, जितने गंभीर आपको दिखते हैं उतने हैं नहीं। ये मेरे निजी दोस्त हैं, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, फिर दिल्ली से आए तो पहली बार मेरे घर आए थे और मैंने इनके साथ एंटन चेखव का वार्ड नंबर 6 ड्रामेटाइज करके किया था। और संतोष जी ने उसमें बेहद खूबसूरत और गंभीर अभिनय किया था, बहुत तारीफ हुई थी। और राजेश जी आप जानते हैं रिहर्सल के बाद कुछ गंभीर बातों का सिलसिला चलता है, तो संतोष जी उसमें बैठते थे और दिल्ली के और यहाँ पता नहीं
ऐसे किस्से सुनाते थे, मतलब हंस हंस के पेट कर्रा हो जाता था। तो संतोष जी का ये रूप देखने के लिए, संतोष जी आ जी। जाइए आप मैदान में। तो देवकांत जो है मजेदार आदमी है। मैं जो नाटक इन्होंने कहा उसी के बारे में एक बात बताता हूँ आपको। जो हम लोगों ने शलभ भदौरिया की प्रिंटिंग प्रेस के सामने इसका रिहर्सल होता था, और वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो राजन कोठारी के घर से दिखती थी। हम लोग जब रिहर्सल करते थे तो राजन कोठारी ने एक बार मुझसे पूछा कि यार तुम लोग वहां करते क्या हो। हमने हम बैठते हैं, एक नाटक कर रहे हैं, तो यार वहां तो दूसरे काम होते हैं, ये काम तो होता नहीं ना। प्रिंटिंग नहीं नहीं यार, हम लोग दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग नाटक ही कर रहे हैं रिहर्सल। ये नाटक जब आगे बढ़ा तो इसमें देवकांत की ब्रेन वेव आती है। एक तो ये जब नाटक करते हैं तो उसका अंत नहीं बताते हैं कि अंत क्या होगा, अंत वो आकस्मिक होता है। अब इसमें मुझे डॉक्टर का रोल करना था। डॉक्टर पागल हो जाता है उसमें, और में वो अपने कपड़े वपड़े उतार देता है। अब साहब इस पे बड़ी डिबेट चली, क्या संतोष जी मंच पे कपड़े उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। संतोष की जो छवि है उसके हिसाब से वो स्ट्रिप टीज तो नहीं कर सकता मंच पे, मतलब कपड़े कैसे उतारेगा मंच पे, और एक इतना मतलब लहीम शहीम आदमी सारे कपड़े उतार दे। लेकिन नाटक शो के पहले देवकांत ने कहा कि यार एक सरप्राइज एलिमेंट देना है, तुम सारे कपड़े उतारना और सिर्फ अंडरवियर तक रहना, मतलब अंडरवियर तक के सारे कपड़े तुम्हें उतारने। अब मुझे बड़ी खुशी आए, मुझे ये भी लगे कि यार ये मतलब मेरी छवि के बहुत ही खिलाफ है। अब डॉक्टर पागल हो गया है। तो मंच पे अभिनय करते करते मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, और डॉक्टर के पागल होने के दृश्य में वो एक एक करके अपने कपड़े उतारता है, अंत में सिर्फ अंडरवियर में दिखता है। और सबसे लोकप्रिय और सनाकेदार, मतलब उस दृश्य में सनाका खिंच गया पूरे हॉल में। लोगों ने कहा कि ये सबसे गमगीन और मार्मिक दृश्य था। और इसने देवकांत ने मुझसे बाद में कहा कि यार तुमने क्या आंसू ला दिए यार लोगों के, और क्या बढ़िया दृश्य किया है। तो ये किस्सा मेरे दिमाग में रहता है। प्रमोद तांबट उसके बाद अगले दिन आए और उन्होंने देवकांत को बोला कि यार ये तुमने बहुत ही भदेश जो है वो दृश्य बनाया है, इसको चेंज करो। संतोष कुछ कपड़े उतारे, पूरे न उतारे, ये इनको बोलो। मंच पे भी आदमी खड़ा हुआ था जो सिर्फ अंडरवियर में, और बहुत ही खराब लग रहा था। तो एस्थेटिक्स की दृष्टि से उस दृश्य को सेकंड शो में, थर्ड शो में बदला गया। तो पहले शो की वो बात मुझे याद रहती है। लेकिन एक और बात सुनाता हूँ जो आपको बहुत मजेदार लगेगी। हम लोग हबीब साहब के साथ काम करते थे, बाद में हबीब तनवीर साहब के साथ काम करते थे। हबीब साहब आप जानते ही हैं कि बड़े नाट्य निर्देशक थे और बहुत सी तरह की बातें करते थे। उनका अपने कलाकारों में बड़ा आतंक भी रहता था। तो ये जो किस्सा है ये इसलिए बहुत मजेदार है कि इस किस्से से, इसके दो पहलू हैं और इससे दो कहानियां अलग अलग निकली हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो एक चेखव का नाटक वो अपने रविंद्र भवन में कर रहे थे, हम ही ने उन्हें आमंत्रित किया था, और चेखव का प्ले था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, और वो उनके समय के प्लेस थे। तो ऐसा लगता था कि डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। मैंने शशांक से भी कहा, शशांक आए नहीं है आज, मैंने शशांक से भी कहा भाई तुम ले आओ अपनी टीम और अपन ये पूरा नाटक शूट कर लेते हैं। शशांक शूट करते रहे, ये बहुत बढ़िया चल रहा था, हॉल भरा, इंटरवल भी था उसमें। इंटरवल में बाहर हबीब साहब आए। अच्छा, उनके पास एक शीशी होती थी, छोटी सी एक शीशी होती थी, उसमें उनका टॉनिक रहता था। वो बीच बीच से एक घूंट लेते रहते थे। तो बाहर आए, उन्होंने एक दो घूंट लिए और बोला, बहुत जोर से गुस्सा हुए, कौन है जो इसको शूट कर रहा है। मैंने मतलब मुझसे बहुत वरिष्ठ थे, मैंने उनको धीमे से कहा कि सर वो मैंने दूरदर्शन की टीम बुलाई है और वो शूट कर रहे हैं, बुलाओ उन लोगों को। मुझसे उन्होंने अनुमति नहीं ली। तो
शशांक थे, उनको मैंने बुलाया। अब उन्होंने साहब शशांक को इतना डांटा कि मुझसे आपने पूछा नहीं, मुझे पूछे बिना आप शूट कर रहे हैं, मुझे आप लोग क्या समझते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या आप इसकी रॉयल्टी देंगे? इस तरह की बात बहुत जोर से हुई। शशांक भी धीमे धीमे बोलते रहे, मैंने भी धीमे धीमे उनको पैसिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, अंततः गुस्से में अंदर गए। खत्म होने के बाद में वो थोड़े रिलैक्स थे, हम लोगों ने बुके वुके दिए ये सब। तो एक हमारे अनूप रंजन पांडे होते थे। हाँ, अनूप रंजन पांडे होते थे, बड़ा कमिटेड आदमी था। कमिटेड आदमी थे, उनके टीम में भी थे। बोले आप समझे नहीं चौबे जी, हम लोग सब निराश और शशांक बहुत दुखी। अनूप ने कहा कि ये ऐसा ही करते हैं और ये हर प्ले में करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली नाटक करते समय खुद टेंशन में आ जाते हैं और अपना टेंशन रिलीज इस तरह से करते हैं, या तो इंटरवल में किसी पे गुस्सा होकर, या शुरू में किसी पे गुस्सा होकर, या एंड में किसी पे गुस्सा होकर। तो ये असल में आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपनी टेंशन निकाल रहे थे इस प्ले के दौरान। अब शशांक ने इसके ऊपर एक कहानी लिखी जिसका नाम शायद चेखव को भूल जाना कहानी थी। राजेश को मालूम है वो कहानी, उसमें बड़ी चर्चित हुई थी, पहल में छपी भी थी। अब साहब संयोग देखिए कि अगली बार हमने हबीब साहब को रायपुर में बुलाया और रायपुर में वो शेक्सपियर कर रहे थे। शेक्सपियर करते हुए पहले तो वो सरकारी कार्यक्रम में गए तो उसको लेके टेंशन वेंशन हुआ, फिर ठीक से मंच बन नहीं पाया। तो अब जब वो आए तो मंच उनकी मंशा के मुताबिक बना नहीं था। अनूप ने कुछ काम किया था लेकिन उनके मुताबिक नहीं बना था। तो उन्होंने प्ले शुरू नहीं किया और लगभग 1 घंटे तक यहाँ फुन्ना टांग रहे हैं, यहाँ पर पेड़ खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर ये खड़ा कर, और खुद मंच पे एकदम बीच में केंद्र में बैठे हुए हैं और पूरी ऑडियंस सामने बैठी हुई है। ये ऑडियंस लगभग 1000 के आसपास थी। रायपुर में बहुत लोकप्रिय आदमी थे वो। तो उन्हें जरा भी इस बात को लेकर संकोच नहीं था। वो बीच में मंच पे बैठे थे और अपना जो जिसको पाइप, वो कभी उसको बोलते थे कि यार ये पाइप नहीं है, ये सिगार है, या सिगार नहीं है पाइप है, इसको लेके काफी बहस करते थे। तो उसको पीते हुए आप सोचो नाट्य निर्देशक बैठा है बीच में, ऐसा सिगार पाइप पी रहा है और आसपास फुंदने बांधे जा रहे हैं, फिर ये हो रहा है। अच्छा 1 घंटा वो करते रहे उस पूरे प्ले के दौरान। प्ले जब समाप्त हो गया, ये शेक्सपियर का प्ले था, तब तक मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, मैं भी थक गया था, तो मैं बाहर जाके बैठ गया था। अब हबीब साहब बाहर निकल के आए और उन्होंने एग्जैक्ट जो शशांक के साथ किया था वो मेरे साथ किया रायपुर में। उसके बारे में, आप खाना नहीं खिला रहे लोगों को, आप हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब आप खुद ही लेट आए, फिर आपने प्ले करने में ऐसा ऐसा किया, लेकिन हम लोग रेडी हैं, आपको खाना खिलाते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने उसको लेके की। अनूप ने मुझे फिर से कहा ये बात, मैंने आपसे कहा था कि आप इनको बुला रहे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं टेंशन निकालेंगे, उस टेंशन की चिंता करिएगा। तो अंत में हबीब साहब ने वहां भी टेंशन निकाली और एक दूसरी कहानी फिर लिखी। मगर शेक्सपियर को याद रखना, इसलिए वो युग्म बनता है, चेखव को भूल जाना मगर शेक्सपियर को याद रखना, इस तरह का एक युग्म बनता है। दोनों अलग अलग कहानियां हैं, निष्कर्ष भी अलग अलग हैं। और शशांक ने थोड़ा उनको वैसा पेंट किया है, मैंने सहानुभूति से पेंट किया है। और उम्र हो गई थी उसके बाद ये किस्सा समाप्त यहाँ होता है। 3 दिन बाद प्ले के हबीब साहब ने मुझे अपने घर बुलाया और वो रहते थे अंसल अपार्टमेंट्स में, बढ़िया अच्छे शानदार ड्राइंग रूम और पर्दे। तो उन्होंने कहा यार पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो गया है संतोष जी कि मैं कुछ करने निकलता हूँ, कुछ हो जाता है और मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर उस दिन थोड़ी सी बात पहले हो जाती तो शायद हम लोग ज्यादा बेहतर काम कर पाते। मैंने उसको ध्यान में रखते हुए कहानी को अलग से छोड़ दिया। ये 2 थिएटर के किस्से अभी आपसे बातचीत होते होते मेरे दिमाग में आए। बहुत सारी और भी बातें की जा सकती हैं। एक मुझे छोटा सा किस्सा याद आ गया जी थिएटर का। जी बात उन दिनों की है जब नाटक में प्रॉम्प्टर हुआ करता था। जी जी तो एक बहुत बड़े अफसर थे, राजेश जी जानते होंगे, शशांक मुखर्जी। जी 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 हाँ। शशांक दा कहते थे हम लोग। बादल सरकार और प्रज्ञा जी। हाँ,
तो शशांक दा के साथ मैं नाटक कर रहा था। शशांक दा को ठहाका लगाने का नैसर्गिक गुण प्राप्त था। हाँ हाँ हाँ, हर नाटक में वो ठहाका जोड़ लेते थे। और दूसरी उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, याददाश्त। तो उनको प्रॉम्प्टर लगता था हर जगह, जहाँ वो जाते उसके साथ प्रॉम्प्टर जाता, जहाँ वो जा। तो मैं उनके साथ नाटक खेल रहा था, बाकी इतिहास। उसमें शशांक दा एक कुर्सी रखी थी बड़ी स्टेज पे, वहां जाके शशांक दा को डायलॉग बोलना था। तो प्रॉम्प्टर वहां बैठा था, बगल में तख्त रखा था, चद्दर ढकी हुई थी, प्रॉम्प्टर को तख्त के नीचे घुसना था, वो शशांक दा को डायलॉग बोलना था। अब गलती ये हो गई कि शशांक दा कुर्सी की जगह तख्त पे बैठ गए, वो प्रॉम्प्टर कुर्सी के पीछे बैठा है। तो शशांक दा वहां से बोल रहे हैं ये और प्रॉम्प्टर डायलॉग बोले जा रहा है। फिर प्रॉम्प्टर ने धीरे धीरे कुर्सी खिसकानी चालू की स्टेज पे। नाटक चल रहा है, विजुलाइज कीजिए राजेश भाई, वो कुर्सी खिसक रही है, प्रॉम्प्टर खिसका रहा है और वो डायलॉग बोल रहा है। कुर्सी खिसकाते खिसकाते वो तख्त तक आ गया। ऐसे थे हमारे शशांक दा। बहुत अद्भुत। एक हबीब हबीब साहब की जो बात कर रहे थे, जी जी, है ना, हबीब साहब जो आखिरी दिनों में हबीब साहब को जो एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, जो सार्वजनिक प्रदर्शन करते थे वो मध्य प्रदेश में पोंगा पंडित का, जी 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 जी, है ना। और पोंगा पंडित में उस समय एक दिलचस्प कहानी ये हुई थी कि पोंगा पंडित का विरोध होना शुरू हो गया था जहां जहां वे करते थे। जी। और है ना, उसका ये विरोध होना शुरू हुआ कि वो ग्वालियर में तो पत्थर वत्थर चल हाँ गए हाँ, थे। ग्वालियर में पत्थर मारे गए थे कि वो हिंदू आस्थाओं के साथ हाँ, खिलवाड़ कर रहे हैं। जी अब उसके बाद दिलचस्प बात ये हुई थी कि भोपाल में, यानी चूंकि हर कहीं उनका विरोध होने लगा था, तो भोपाल में कई लोग एकत्रित होकर ये हुआ कि यानी इसका वो किया जाए कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और उसमें जो दिलचस्प कहानी थी हबीब साहब के साथ, यानी हम लोग भी वहां इकट्ठा थे, तो किसी ने ये प्रस्ताव रख दिया कि इस नाटक को भाजपा कार्यालय के सामने किया जाए, क्योंकि इसमें वो बताए कि इसमें अन्यथा, क्योंकि है ना, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन लोगों से, पत्रकारों ने पूछा था, जिन प्रवक्ताओं से, कि उसमें है क्या, अंततः उसमें है ना ऐसा क्या पक्ष है कि जो आपकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है। तो कुछ बता नहीं पाए क्योंकि किसी ने नाटक देखा नहीं था। तो किसी ने हबीब साहब को उकसा दिया कि नाटक वहीं किया जाए, सामने ही किया जाए। तो हम लोग भी कुछ 12-15 लोग पहुंचे, तब तक ये अनुमान नहीं था। वहां पर कैसे, पता नहीं कैसे ये बात लीक हो चुकी थी और लगभग 1,500 लोग विरोध करने एकत्रित हो चुके थे। और हम लोग बमुश्किल 15-20 होंगे ना, उसमें हबीब साहब नहीं पहुंच पाए। और हबीब साहब का एक कोई, अच्छा, उसको ये मालूम था कि भाजपा कार्यालय पे पहुंचना है, तो वो भीड़ को हटाता करता सीधे बीजेपी के दफ्तर में चला गया, है ना। उसे ये, चूंकि उनके जो वहां के हैं ना, बस्तर के साथी, अब वो सीधे वहां चला गया। उन लोगों को लगा कि ये ठीक है, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ, भाजपा के लोगों ने इनको बुलाया और पत्रकारों के लिए जो उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी खाने पीने की, तो वो उन्होंने उसको वो खिलाते रहे ना, जो भी था, जो भी नाश्ता पानी वो करता रहा। और बाद में क्या हुआ, अच्छा, बाहर ये हो रहा था कि हम लोगों ने विरोध किया, हम पे उन्होंने पथराव किया। और सबसे दिलचस्प चीज ये थी कि हबीब साहब, यानी हम जिधर विरोध कर रहे थे, हबीब साहब उसके दूसरी तरफ अपनी गाड़ी से पहुंचे। उन्हें जो भाजपा कार्यालय में हम लोग 7 नंबर के चौराहे पे कर रहे थे, हबीब साहब हबीबगंज वाले इलाके में अपनी गाड़ी रख के, और वो 1,000-1,500 की भीड़ से हबीब साहब और मोनिका जी, यानी चुपचाप हाथ पकड़ के आ रहे हैं। और जो लोग हबीब तनवीर मुर्दाबाद और उनकी अर्थी बना रहे थे, तो अर्थी बना रहे थे, हबीब साहब ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वो बोले, दादा ये ना एक कोई है, वो है ना बहुत उल्टे सुल्टे नाटक कर रहा है, उसकी अर्थी बना रहे हैं। है ना, वो लोग ये जानते नहीं थे कि हबीब तनवीर यही है। अच्छा, हबीब साहब उस समय मोबाइल नहीं होते थे, तो हबीब साहब पार करके आए और हबीब साहब बाकी लोगों पे नाराज हुए कि कोई पहुंचा ही नहीं। जबकि वास्तविकता ये थी कि पुलिस को वहां से हम लोगों को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वहां पर तो उपद्रव हो चुका था। राजेश भाई हैं यहाँ पे,
उस समय कमला प्रसाद जी थे, राजेश भाई थे, राम प्रकाश जी थे, बमुश्किल हम लोग 12, 15, 20 लोग होंगे। जी 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 जी। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था जो बीजेपी के कार्यालय में चला गया, जब दूसरे उसके बाद जब शाम को हम सबकी एक बैठक हुई कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए, और वो भी आया, तो वो इस बात पे नाराज होगा कि आप लोग पहुंचे ही नहीं। और मैं शाम को वहां बैठा रहा, शाम तक वहां पे। अच्छा, वो बढ़िया बैठ गए, तब जाके पता चला कि वो वहां अंदर जा चुका है। उसे ये लगा, अच्छा, उसे उसकी आवभगत हो रही थी, तो उसे ये हुआ कि बाहर लोग पिट रहे हैं। और दूसरी दिलचस्प चीज ये थी कि वो अर्थी बना रहे थे और हबीब साहब वहां से गुजर रहे थे। उसकी एक चीज अच्छी भी हुई कि चूंकि वो सांस्कृतिक रूप से अज्ञानी थे, अन्यथा हबीब साहब के साथ उस दिन कुछ बुरा बर्ताव भी हो सकता था। लेकिन दिलचस्प ये है कि जिस व्यक्ति का विरोध कर रहे थे, जिस व्यक्ति को गालियां बक रहे थे, वो, अच्छा, हबीब साहब बड़े मजे से बाद में, जैसे आप बता रहे हैं ना, कि वो बढ़िया अपने सिगार या पाइप जो भी हम कहते हैं उसको फूकते हुए अप्सरा में उन्होंने बताया कि यार वो तो मेरी अर्थी बना रहे थे। बोले अच्छा हुआ कि मुझे लेटाया नहीं, और उसके बाद उन्होंने एक ठहाका लगाया था। अब मैं अली अब्बास उम्मीद साहब से उम्मीद करूंगा, इतनी लंबी जिंदगी है, इतनी लंबी शायरी की है, कुछ जगह तो मुस्कुराए होंगे, कुछ जगह तो हंसे होंगे, कुछ जगह तो आपने भी ठहाके लगाए होंगे, सुनाइए। आज भी ठहाके लगा रहा हूँ आपकी दुआओं से। जी, पहले भी लगाता था, आज भी लगा रहा हूँ। जी जी। तो अब ये बड़ी बातें हो गई हैं। मैं तो 2 छोटे किस्से मुझे याद आ रहे हैं। एक नारंग साहब है दिल्ली में, उन्होंने एक किताब, दो जिल्दों में एक किताब लिखी है, हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में। उसमें है शायरों और अदीबों के लतीफे, दुनिया भर से इकट्ठा किया, बहुत बड़ा काम है, एक रिसर्च वर्क जैसा। उसमें एक किस्सा तो मेरा अपने मुतल्लिक है, दूसरा मोहम्मद अली ताज जो शायर थे उनसे मुतल्लिक है। ताज भोपाली? हाँ, ताज भोपाली। हाँ, अच्छा अच्छा। तो एक किस्सा, ये मेरे करीबी मिलने वाले थे, महेंद्र गगन। वो इमामी गेट पे एक पार्क था छोटा सा पहले, उसमें उसका ऑफिस खोला था। अक्सर शाम को वहां बैठ जाते थे कि हम भी वहीं आसपास रहते थे, और काफी ताल्लुक था। उन्हीं दिनों जब ये कोई भवन ववन नहीं बना था, उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी बनी थी। उसमें हम एक दावतनामा आया, उसमें था कि हमारे मकबूल फिदा हुसैन साहब की नुमाइश लगेगी पेंटिंग्स की, और उसमें खास बात नीचे ये था कि पहली बार वो अपनी कविताएं यहाँ सुनाएंगे। हम और महेंद्र गगन हमने प्रोग्राम बनाया कि भाई कविताओं को सुनने जरूर चलेंगे, क्या लिखते हैं, कैसे लिखा, पहली बार सुना रहे हैं भोपाल में, यह खुशकिस्मती है। हम लोग वहाँ अलाउद्दीन खां एकेडमी पहुंचे। इत्तेफाक क्या, बल्कि ये हुआ कि चूंकि उस जमाने में सवारी वगैरह ऐसी थी नहीं, आज की तरह सहूलतें, देर हो गई, तो वो अपनी कविताएं सुना चुके थे, और थोड़ा जो लोग थे घूम फिर के उनकी तस्वीरें देख रहे थे। बहरहाल एक कोई जो उनकी पेंटिंग थी, हाँ, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं एक तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और वो उधर से घूमते हुए वो आए। तो मैं इसलिए खड़ा था कि चूंकि मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि भाई तस्वीरें क्या है, कैसी है। मैं उस लाइन का आदमी नहीं, ना इतना ज्यादा समझदार आज भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि, पूछा मुझसे कि साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा साहब महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि मैं तो आपकी शायरी सुनने के लिए आया था, आपकी तस्वीरें मेरी समझ में आती नहीं, क्योंकि वक्त आ गया हूँ इसलिए खड़ा हुआ हूँ। तो मुस्कुराए, अरे कहने लगे साहब आप तो ऐसा लगता है पहले से शायर है, मैं तो अभी अभी कुछ लिखा है। तो एक लफ्ज होता है दरमियानी, जिसका मतलब होता है कि न इस जेंडर में न उस जेंडर में,
तो मैंने कहा साहब शायर तो मैं पैदाइशी हूँ, लेकिन दरमियानी लोगों को भी सुन लिया करता हूँ। और वो इस पे इतना हंसे, आसपास जो लोग थे उन्होंने भी। और दूसरे दिन वो नवभारत में छप गया वो किस्सा, उनके पेंटिंग साथ साथ की ये बात हुई। वहां से नारंग साहब ने लेके अपनी किताब में छापा। और क्या एक बात। मुख्तसर सा किस्सा और सुना दूं ताज साहब का। जी एक ये आकाशवाणी में जो खुला हुआ हिस्सा बाहर का है, उन्होंने 10 शायर इकट्ठे की बोले और उनको एक प्रोग्राम रखा आकाशवाणी में कि एक साथ होगा। और वो प्रोग्राम हुआ शाम को, मेरा ख्याल है कि 7-8 बजे तक चला, शाम का ही हुआ था। उसमें ताज भोपाली, फजल ताबिश और ऐसे लोग थे और मैं भी था। उस जमाने में पेमेंट जो था वो चेक से हुआ करता था, जो आज खत्म हो गया है। तो सबको चेक भी मिले और शाम का वक्त टहलते हुए वहां से चले अपने अपने घर के लिए। कमला पार्क के पास, मेरा ख्याल है कि सभी जानते हैं, एक बहुत पुराने जमाने का देसी शराब खाना है। जी जी, वहां से हाँ ढलकती है जी हाँ जी हाँ, वो ढलान पे, लेकिन वो हाँ, शराब खाना वहाँ आज तक नहीं ढला। वो ढलान तो हाँ, है। वहाँ कैब भोपाली बैठा करते थे, हाँ, अरे वो जितने लोग थे वहां फजल पहुंच ताबिश के, बैठा करते हैं। जी हाँ, वहां पहुंच के ताज साहब का दिल मचल गया। वो कहने भाई जरा यहाँ से होते हुए चले। तो अब वो ये हुआ कि कितने लोग उसमें शामिल हैं। तो जो लोग शामिल थे उन्होंने कहा कि देखते हैं। तो थोड़े थोड़े पैसे सबके पास थे और वो चेक थे, वो कम पड़ गए सबके लेवल से। तो उन्होंने मुझसे पूछा फजल दाबिश ने कि अरे भाई मुम्मी साहब आपके पास कुछ है? मैंने कहा मेरे पास तो काफी कुछ है, लेकिन इस काम के लिए मैं नहीं दूंगा। वो काफी वो कुछ कहते रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, है तो मेरे पास, लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं दूंगा। तो ताज साहब जो थे बहुत ही गुस्से से फजल दाबिश को डांटा। कह रहे अली अब्बास क्या देंगे किसी को, अली अब्बास क्या देंगे किसी को, अली अब्बास खुद उम्मीद से हैं। तो इसमें उम्मीद के लफ्ज़ पे आप गौर कीजिएगा कि अली ये अब्बास तो क्या देंगे किसी ये को, तो अली पूरी अब्बास महफिल, खुद उम्मीद से हैं। पू- ये ताज साहब के अब्बास नाम से साहब, उनकी। जी पूरी महफिल इस किस्से पे आपको कुर्बान। ये महफिल वालों की कदरदानी है, वरना बंदा तो आज भी वैसे ही जैसा कल था। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि आपका शुक्रिया अदा कर दूं मैं अपनी तरफ से। महफिल जब होगी कुर्बान तो देखा जाएगा। बहुत बढ़िया रहा है राजेश भाई, हाँ संतोष बस भाई। ये एक बड़ा अनौपचारिक सा मित्रों के मिलन जैसा है। जैसे अपन किसी दोस्त के घर बैठ जाते हैं, वैसे ही आज बैठ गए। एक छोटा सा किस्सा अटक गया मेरे गले में हाँ इधर। सुना डालिए, सुना डालिए। हाँ बात उन दिनों की है जब मेरी कॉफी हाउस में नई नई आमद हुई थी और अशोक वाजपेयी की भी नई नई आमद हुई थी। मैं बड़ा खुर्राट था और किसी को कुछ भी बोल देता, आज भी बोल देता। तो वाजपेयी जी कॉफी हाउस आते थे, वो अपना दिल्ली का कल्चर लेके आए थे। भगवान दास कॉफी हाउस वाला, बुद्धिजीवी बैठेंगे, मिलेंगे, मिलते थे लोग। राजेश मिलते थे, राजेंद्र कोठारी मिलते थे, राम प्रकाश मिलते थे, गप्पे होती थी। इसके अलावा भी कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं। कॉफी हाउस एक इनफॉर्मल जगह है, तो बैठते बैठते नचे, और अशोक क्या हो रहा है, आओ यार अशोक कॉफी पिए। किसी ने उनके कंधे पे हाथ मार दिया। अशोक 2 दिन से दिखे नहीं। इतना सुनने के बाद अशोक वाजपेयी ने कॉफी हाउस में बैठना छोड़ दिया। राजेश जी कुछ कहें आप इस पे? बस बढ़िया है, क्योंकि इतना अच्छे वो राज साहब का इतना बढ़िया किस्सा सुन लिया तो मजा। तो मुझे लगता है आज की बातचीत काफी अच्छी हुई, दोस्ताना हुई, बड़ी घरेलू हुई। यही दद्दू की चौपाल का मकसद है।
राजेश जी हर बार आ जाते हैं। संतोष, एक बात बताऊं राजेश जी, जो जी पहला एपिसोड था दद्दू की चौपाल का, जी यादों की जुगाली इंडियन कॉफी हाउस, उसमें राजेश जी ने आए थे, मेरी हौसला अफजाई की थी। राजेश जी हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है, मेरे बुलाने पे आए आते हैं। जैसे तुम आ गए, जी जैसे अली अब्बास आ गए, जैसे मनोज कुलकर्णी आ गए। ये दोस्तों का जमावड़ा है, गपशप का अड्डा है। तो दद्दू की चौपाल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के आनंद की जय, जय राजेश जोशी की जय, संतोष चौबे की जय, अली अब्बास उम्मीद की जय, मनोज कुलकर्णी की जय। जय जय अरे कोई दद्दू की जय। जय बोल दो। देवकांत शुक्ला की जय। जय जय। जय जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक